मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जैसा कि हम कल देख रहे थे और स्लाइड पर भी आपको दिखाई दे रहा है कि हम हॉपकिंस को पढ़ रहे हैं। कल हमने थोड़ा सा हॉपकिंस का एक औपचारिक परिचय देखा था और थोड़ी सी पोएम को समरी देखी थी। आज हम इस पोएम को स्टार्ट करेंगे कि इसको पढ़ेंगे और इसके मीनिंग्स वगैरह पे डिस्कस करके और इसको आगे बढ़ाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। थोड़ी सी टफ है पोएम, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हॉपकिंस इज़ इनोवेटर। ये इनोवेशन करने वाला है। इसने अपने वर्ड्स खुद कॉइनेज किए हैं, खुद वर्ड्स बनाए हैं। अभी कविता में, पोएम में जैसे जैसे वर्ड्स आएंगे मैं आपको नोट कराती चलूँगी। फ़िलहाल हम मीनिंग की बात कर लेते हैं। इफ़ यू वांट और इफ़ यू डिज़ायर, प्लीज़ नोट डाउन। स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट वर्ड ही हमारा स्टार्ट हो रहा है ईयर एंड ईयर। अब वैसे तो अगर हम इसको प्लूरल में लिखते तो ईयर्स भी कर सकते थे, लेकिन देखिए हियर इट मीन्स 2 ईयर्स, दोनों कान। क्योंकि कवि इसलिए कह रहा है द 2 साउंड्स, one of the sea and the other of the skylark, fall on the 2 ears of the poet. Although this phrase is not very happy and there is no need to mention both ears. मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर दोनों कान, ईयर टू ईयर, इन शब्दों का या ईयर्स प्रयोग लेने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन कवि ने ले लिया रिदम के लिए अपने। इसके बाद देखिए 2 नॉइजेज टू ओल्ड टू एंड, जैसा कि अभी ऊपर भी बताया है, 2 नॉइजेज और 2 साउंड्स विच हैव बीन हर्ड फॉर सो लॉन्ग ए टाइम। अर्थात ये दोनों आवाज़ें ही बहुत लंबे समय से सुनती आई जा रही हैं या सुनी जा रही हैं, इतने पुराने समय से दैट दे मे बी रिगार्डेड एज एवरलास्टिंग, कि इनको कभी समाप्त न होने वाली आवाज़ मान लिया गया है। एक तरह से इमॉर्टल नॉइजेज विच विल कंटिन्यू फॉर एवर, जो हमेशा हमेशा चलेंगी। कौन सी हैं वो 2 आवाज़ें? ऑफ द सी एंड द स्काईलार्क। दोनों ही प्राचीन से प्राचीन हैं। इसके बाद एक देखिए शब्द जो है ट्रेंच, TRENCH जो शब्द आ रहा है, इसका मतलब है इम्प्रेस देमसेल्व्स, अपने आप में ही थोड़ा सा प्रभावित हो जाना। कवि कह रहा है द 2 नॉइजेज ट्रेंच ऑन ईयर एंड ईयर, यानी उसके दोनों कानों में जब आवाज़ पड़ी तो कवि उन आवाज़ों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया। दोनों शोर कवि के कानों को बहुत प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट मीनिंग था राइट। राइट तो आपको पता है, फ्रॉम द राइट साइड, फ्रॉम द राइट हैंड डायरेक्शन कम्स द नॉइज, सीधे हाथ की तरफ से जो आवाज़ आ रही थी। दाईं ओर से कवि को महासागर के में जो ज्वार भाटा आ रहा है, लहरों के चढ़ाव और उतार की आवाज़ आ रही थी। इसके बाद शब्द है द टाइड दैट रैम्प्स अगेंस्ट द शोर। वो कहना चाहिए ज्वार जो महासागर की ओर चढ़ रहा है, ऊंची लहरें जो समुद्र के किनारे से जाके टकराती हैं। रैम्प्स शब्द देखिए ऑल्सो सजेस्ट वर्ड लाइक रैम्प। रैम्प तो आपको पता ही है, रैम्प का मतलब क्या होता है? विद ए फ्लड और ए फॉल। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो आ रहा है वो है विद ए फ्लड और ए फॉल। देखिए द सी शोर इज फ्लडेड, जो तट है ना महासागर का, बहुत पानी आ रहा है ज्वार के साथ। When the waves strike against it, जब लहरें जाके इससे टकराती हैं तो पानी पानी हो जाता है वहाँ। बट when the waves retreat, लेकिन जैसे ही ये लहरें वापस आती हैं, the shore is left drenched,
नॉट फ्लडेड। जो तट है वो गीला होकर रह जाता है, मात्र गीला रह जाता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ कादर नहीं होता है, ज़्यादा पानी नहीं आता है। लो, लल, ऑफ और ऑल, रोर शब्द देखिए, लो, लल, ऑफ, ऑल, रोर। देयर इज ए लल। लल का मतलब सुप्तावस्था, उदासीपन, और ए पॉज या एक रुकावट आफ्टर द वेव स्ट्राइक अगेंस्ट द शोर। महासागर के तट पर जैसी लहरें टकराती हैं और जब वापस लौट जाती हैं तो वहाँ एक शांति छा जाती है। बट व्हेन द नेक्स्ट वेव कम्स, फिर उसके बाद दोबारा लहर आती है तो देयर इज ऑल रोर, फिर गर्जना शुरू होती है, एंड ए बिग नॉइज, और बहुत ज़बरदस्त शोर होता है। देखिए, हमने अभी आर्नोल्ड की पोएम पढ़ी थी, मैथ्यू आर्नोल्ड ने भी डावर बीच में इसी प्रकार के सिद्धांतों को, इसी प्रकार के विचारों को व्यक्त किया था। अगर आपने नोट किया हो तो उसने कहा था द सी इज़ काम टू नाइट, द टाइड इज़ फुल, कि आज की रात जो ज्वार है वो तो बिल्कुल शांत है। रात का वातावरण जो है वो शांत है और ज्वार जो है वो अपनी चरम सीमा पर है। तो ये मैंने फर्स्ट स्टेंजा के आपको मीनिंग्स बताए थे। फर्स्ट स्टेंजा हम पढ़ेंगे। फर्स्ट 4 लाइंस हम पढ़ने जा रहे हैं ऑन ईयर एंड ईयर से लेकर वियर एंड वेंड तक। हम यूँ कह सकते हैं दीज आर द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोएम सी एंड द स्काईलार्क, कंपोज्ड बाय G.H. Hopkins. It is one of those poems, ध्यान दीजिए, ये उन कविताओं में से है रिटन बाय हॉपकिंस, जो हॉपकिंस के द्वारा तो लिखी गई है, लेकिन इन विच, इन कविताओं में ही कंट्रास्ट द ब्यूटी ऑफ नेचर विद द अगलीनेस ऑफ मैनकाइंड्स वर्क्स। नोट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये उन कविताओं में से एक कविता है जिसमें प्रकृति के सौंदर्य के विरुद्ध मानव के जो रचनाएं हैं उनके भद्देपन को बताया गया है। दोनों विरोधात्मक हैं, दोनों में बहुत अंतर है। कहना चाहिए प्रकृति के सौंदर्य की तुलना जो है वो मानव जाति की आधुनिक सभ्यता के भद्देपन से की गई है। हॉपकिंस हाउ एवर वाज अनेबल, हालांकि हॉपकिंस जो है वो योग्य रहा है टू कंसीडर इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्सेप्ट विद ओवरवेमिंग हॉरर। हॉपकिंस, यदि हम देखें तो उद्योगिता के स्वरूप से में जो भद्दापन है उसको नहीं देख पाया और उसके अतिरिक्त कोई विशेषता देखने में उसका कोई सामर्थ्य नहीं था, वो असमर्थ था इस कार्य को करने में। He never enters into the life of industrial society. कभी भी उसने औद्योगिक समाज में के द्वारा जो गंदगी फैलाई गई है उसका जिक्र नहीं किया या उसके बारे में कभी उसने नहीं सोचा। He merely stands at a distance. बस सिर्फ वो तो कुछ दूरी पर खड़ा हो जाता है प्राकृतिक चीज़ के, एंड कंडेम्स, और निंदा करता रहता है, बुरा भला उनको कहता है। अब अगर हम देखें दिस वीकनेस इन हॉपकिंस बिकम्स अपीयरेंट, उसकी ये जो स्वभाव में, नेचर में ये जो कमी है वो हम देख सकते हैं उसकी इस पोयम द सी एंड द स्काईलार्क में। लेकिन उसके पास ही हैज़ ए वंडरफुल गिफ्ट, एक बहुत ही चमत्कारिक उपहार भी है उसके पास, और वो है एज्यूमिंग ए स्लाइटली मैकेनिकल अपीयरेंस इन हिम। देखते हैं कि उसके पास कमियां और बुराइयां ही नहीं हैं, बल्कि हम यूँ कहें उसकी रचनात्मक प्रतिभा में एक यांत्रिकी स्वरूप दिखाई देता है, यांत्रिकी चीज़ है। बोथ सी एंड द स्काईलार्क आर प्रेजेंट इन द पोएम। दोनों ही, महासागर को और स्काईलार्क को, कविता में एक ऐसे तरीके से प्रस्तुत किया गया है दैट हॉपकिंस कुड अचीव, जिसको कि सिर्फ और सिर्फ हॉपकिंस ही प्राप्त कर सकता था, और ये उसकी एक बहुत बड़ी विशेषता
रही है। ये उसकी एक बहुत बड़ी विशेषता रही है। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं दीज लाइन्स डिस्क्राइब द साउंड ऑफ द सी वेव राइजिंग एंड फॉल। ये जो पंक्तियां हैं शुरू में, महासागर की जो लहरें हैं उनका चढ़ना और उनके उतरने पर जो ध्वनि पैदा होती है उसका वर्णन कर रही हैं। द वेव्स कम एंड गो, लहरें आती हैं, लहरें जाती हैं। दे राइज एंड फॉल, लहरें उठती हैं, लहरें गिरती हैं। द टाइड आर कंट्रोल्ड बाय द मून, मैंने पहले भी इसके इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि ये जो ज्वार भाटा है ये चंद्रमा से नियंत्रित होता है। ये एक साइंटिफिक तथ्य है। देखिए, चंद्रमा और सूर्य जब पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं तो वो स्थान परिवर्तन होता है, और जब चंद्रमा बराबर चक्कर लगाता है पृथ्वी के तो उसकी कलाएं जो हैं वो घटती और बढ़ती हैं, और जब वो घटती और बढ़ती हैं तो उसी के साथ महासागर की लहरों में भी उतार चढ़ाव तीव्र हो जाता है। एट द टाइम द पोएट इज वॉकिंग बाय द सी साइड, हमने देखा कवि जो है महासागर के पास भ्रमण कर रहा है। ही हियर्स टू साउंड्स, दो आवाज़ें सुनाई दी उसे। नेचुरली कान है तो सुनाई देंगे ऑटोमेटिकली, कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शंस, जो कि वो दो आवाज़ें जो दोनों विरोधात्मक दिशाओं से आ रही थी। दीज साउंड्स आर एज ओल्ड एज द वर्ल्ड इट्सेल्फ, कवि कहता है ये ध्वनियाँ जो है ना दोनों इतनी ही पुरानी दुनिया हैं जैसे कि ये जितना पुराना ये संसार है। यानी संसार के जन्म के साथ ही, विश्व के जन्म के साथ ही ये आवाज़ें भी आ गई थीं और जब तक रहेंगी, जब तक ये संसार रहेगा। द साउंड्स विल नेवर सीज, ऐसा कह रहा है कवि और हम भी फील कर रहे हैं। एंड विल लास्ट टिल द वर्ल्ड लास्ट, और ये जब तक रहेंगी जब तक कि ये संसार चलेगा। These two sounds make a deep impression on the poet's ears. हमने पहले ही कहा था ट्रेंच शब्द जो था वो प्रभावित होना है अपने आप में, तो ये दोनों आवाज़ें जो हैं कवि के कान में जब पड़ती हैं तो अपना गहरी छाप, गहरा प्रभाव छोड़ती हैं। फ्रॉम द राइट साइड कम्स द नॉइज ऑफ द सी, सीधे हाथ की तरफ से महासागर की लहरों की आवाज़ आ रही है। विच एट हाई टाइड, जो कि उच्च ज्वार भाटा जब हो रहा है, स्ट्राइक अगेंस्ट द शोर, जाके महासागर से टकराता है, महासागर के तट से। एंड रसेज टुवर्ड्स द रैम्प्स, और जो ऊपरी हिस्सा है चढ़ाव का वहाँ जब दौड़ के जाता है ऑफ द प्रोटेक्टिव सी वॉल, वहाँ तक जहाँ की समुद्र के चारों तरफ जो सुरक्षात्मक दीवारें हैं वहाँ तक जाती हैं लहरें। विद ईच वेव द वाटर फ्लड्स, और प्रत्येक लहर के साथ पानी जाता है तो वहाँ पर ऐसा लगता है जैसे बाढ़ आ गई है। द सीशोर, समुद्री तट पर। एंड देन रिसाइड्स, लेकिन वापस भी पानी आ जाता है। एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूस, और ये जो प्रक्रिया है निरंतर चलती रहती है। एक बार लहरें उठती हैं, उनके साथ पानी जाता है, समुद्र के किनारे से टकराता है, फिर वापस लौटता है, फिर जाता है। व्हेन द सी वेव्स रिट्रीट देयर इज इन लाइफ, जब लहरें जो है ऊपर बढ़ती हैं तो आवाज़ जोर की आती है, लेकिन जब लहरें वापस लौटती हैं तो थोड़ी उदासी भरी आवाज़ आती है, धीमी पड़ जाती है आवाज़। द नॉइज स्टॉप्स फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए तो वो आवाज़ रुक सी भी जाती है। बट वेन द टाइड रिटर्न्स अगेन, लेकिन जब दोबारा आता है, द सी रोर्स लाइक ए लॉयन, और महासागर में गर्जना आती है शेर की भांति। दिस द प्रोसेस ऑफ सी वेव्स स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द सी शोर, महासागर से समुद्र की लहरों के टकराने की ये जो प्रक्रिया है, एंड देन रिसाइडिंग, और फिर वापस आने की जो प्रक्रिया है, स्ट्राइकिंग अगेन, फिर टकराने की प्रक्रिया है, एंड रिसाइडिंग, और फिर वापस आने की जो प्रक्रिया है, विल कंटिन्यू एज लॉन्ग एज द मून कंटिन्यूज टू विन एंड वैक्स, जब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी, जब तक कि जो समुद्र है उसके कलाएं घटती और बढ़ती रहेंगी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, वेन एंड वैक्स का मतलब है चंद्रमा की कलाओं का घटना और बढ़ना। बिकॉज ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि द टाइड्स आर कंट्रोल्ड बाय द मून, क्योंकि ये जो ज्वार है
ये चंद्रमा के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब देखिए, यदि हम इसका क्रिटिकल नोट में देखें तो काफ़ी सारी बात आती है। वन रेस्पॉन्ड्स इमीडिएटली, कोई भी व्यक्ति तुरंत ही प्रतिक्रिया उजागर करता है टू द मोमेंट ऑफ द वर्स, कर सकता है इस कविता के प्रति, एज इट इकोज द ब्रेकिंग ऑफ द वेव्स एंड वन एडमायर द टेक्निक। दूसरा, हम इसकी तकनीकी की भी प्रशंसा कर सकते हैं, बट द सी एंड द स्काईलार्क आर देयर मियरली एज ए सेटिंग। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि ये तो सिर्फ पृष्ठभूमि के लिए दिए गए हैं, स्काईलार्क और महासागर को, फॉर द रेटोरिक ऑफ द सेस्टेट, सेस्टेट के मतलब युक्ति को पूर्ण करने के लिए। अब यहाँ देखिए, एक हम ये भी नोट कर सकते हैं कि एट द टाइड या एट हाई टाइड, जब उच्च ज्वार होता है, द सी कंटिन्यूसली रोर्स, तो महासागर जोर जोर से गरजता है। हमें देखिए कितनी सारी चीज़ें पता चल रही हैं। वाइल एट एब, जब महासागर लौटता है, व्हेन इट इज़ ओवर ए क्वार्टर ऑफ ए माइल्स अवे, लगभग 1/3 मील की दूरी पर यह रहता है। देयर इज़ लो ललिंग साउंड इन ए डिस्टेंस, कुछ दूरी पर ये जो साउंड है बहुत धीमी आती है। एज लॉन्ग एज द मून्स फेस चेंज, जब जब चंद्रमा की कलाएँ घटेंगी बढ़ेंगी, एंड इट ऑर्बिट्स द अर्थ, और चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाएगा, द सी विल बी फाउंड रिपीटेडली विजिटिंग द शोर, तो ये जो महासागर है वो निरंतर अपने तट का भ्रमण करता रहेगा और तट पर घूमता रहेगा। हम बात कर रहे हैं लाइन 5 to 8 की, लेफ्ट हैंड से लेकर नॉर्थ स्पेन तक। अब यहाँ देखिए, वही जैसा कि मैंने बताया, द पोएट हियर्स टू नॉइज और टू साउंड्स विच मेक ए डीप इम्प्रेशन ऑन हिम, largely to stress the contrast with the frail, crumbling town. He calls them too old to end. शहर की पतन अवस्था तथा कमज़ोर स्थिति से तुलनात्मक स्थिति का वर्णन करते हुए कवि इन आवाज़ों को इतना पुराना बताता है तथा मानता है कि ये आवाज़ें भी अनंत ही हैं। देखिए, उसी के आगे जब चलते हैं, हम देख रहे हैं, फ्रॉम द राइट हैंड कम्स द नॉइज ऑफ द टाइड रेगुलरली स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द शोर, विद ईच वेव द वाटर फ्लड द शोर एंड द रिसाइड्स विद ए कॉरस्पॉन्डिंग एलिट्रेशन ऑफ इन साउंड। हम ध्वनि में बराबर एलिट्रेशन देख रहे हैं। दिस एलिटरेटिंग नॉइज विल कंटिन्यू टू attend upon the seashore as long as the moon continues to wax and wane। जब तक की कलाएँ बढ़ती घटती रहेंगी, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। अब तक हमने ये देख लिया। अब देखिए, ये जो पर्टिकुलर लाइन है, इन दीज लाइन्स द पोएट टेल्स अस अबाउट द सॉन्ग ऑफ द स्काईलार्क। अब वो स्काईलार्क लावा पक्षी के गीत की बात कर रहा है। फ्रॉम हिज लेफ्ट हैंड सम डिस्टेंस अवे, उसके बाईं तरफ की कुछ दूरी से, फ्रॉम द सी शोर, महासागर के तट से, कम्स द साउंड ऑफ द स्काईलार्क, स्काईलार्क की आवाज़ आती है। सिंगिंग एज द लीव्स द अर्थ, और वो गा रहा है जब वो पृथ्वी को छोड़ता भी जा रहा है, ऊपर बढ़ता जा रहा है। एंड फ्लाइज अप इनटू द स्काई, और धीरे धीरे आकाश में ऊपर उड़ता चला जा रहा है। द स्काईलार्क्स सॉन्ग इज एवर द सेम, जब वो पृथ्वी से गाना उसने शुरू किया तब भी उसका गीत जो था उसमें वही शक्ति थी, वही मधुरता थी, वही मेलोडी थी। जब वो ऊपर बढ़ गया, आकाश में उड़ गया, तब भी उसके गीत में वही मेलोडी थी, वही संगीत था, वही पवित्रता थी, वही शुद्धता थी। कवि कहता है, इट सीम्स टू फॉलो ए म्यूजिकल सोर, ऐसा लग रहा है कि वो संगीत में उड़ान भर रहा है, विच में बी कंपेयर्ड, और इस संगीत में ध्वनि की हम तुलना कर सकते हैं टू ए
to a skin of wool that is successfully, ध्यान दीजिएगा, unwounded and rebound so that each song is as fresh as the before. अब देखिए इसकी आवाज़ की जो तुलना है बेटा, बहुत थोड़ा सा टिपिकल है या रिदम है। इसकी आवाज़ की तुलना स्काईलार्क की हम जो ऊन बुनते हैं या चरखा जिसे हम कह सकते हैं, बुनने की स्किन से की जा सकती है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, जो कि निरंतर चलती रहती है। आपने कभी सूत काटते हुए देखा होगा, सूत की मशीन निरंतर चलती रहती है और खाली भी होती रहती है और वापस सूत निकालती रहती है। स्काईलार्क अपने गले की आवाज़ को पूर्ण आनंद व पूर्ण शक्ति से निरंतर निकालता रहता है, बिल्कुल चरखे की जैसे चरखे में से सूत निरंतर ताजगी लिए निकलता रहता है। उसकी आवाज़ एक जैसी उबाने वाली नहीं होती है, यह हल्की और भारी होती है। इसकी तुलना हवा में उड़ रहे बालों से भी की जा सकती है। स्काईलार्क जो है वो बिना प्रयत्न के निरंतर गाता रहता है, पर ताज़ा गाना पुनः प्रयत्नशील होकर चालू कर देता है तथा जब तक उसकी सांस रहती है वो गाता रहता है। ऊपर उठते उठते भी वो इतना दूर चला जाता है कि वे दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका जो गाना है वो सुनाई हमें देता है। देखिए यहाँ पर कवि कहना चाह रहा है, द सोर ऑफ स्काईलार्क सीम्स, उसकी जो उड़ान है प्रतीत होती है, टू व्हर्ल ऑफ द विंच ऑफ हिज थ्रोट, कि जैसे उसका गला चरखे की तरह है, उसमें से वो आवाज़ निरंतर तरोताजगी भरी निकल रही है। इन ए वाइल्ड एस्टेसी, अत्यधिक प्रसन्नता में, नॉट इन ए स्मूथ एंड इवन फ्लो, एक सी नहीं है, बट एज इट वर इन क्रिप्स कर्ल ऑफ मेलोडी, लेकिन इसकी मेलोडी के अंदर बालों की भांति घुंघरालापन है, लच्छा है उसके अंदर। एवरी नोट ऑफ दिस मेलोडी में बी कंपेयर्ड, और इस मधुर लय में जो प्रत्येक स्वर है उसकी तुलना कर सकते हैं टू द लॉक ऑफ फ्लीस, उड़ने वाले उस पक्षी की वेविंग इन द एयर, जो हवा में भी बुन रहा है, यानी हवा में भी गा रहा है। द स्काईलार्क पोर्स आउट म्यूजिक विदाउट एफर्ट, देखिए कोई प्रयत्न नहीं कर रहा है और बराबर वो संगीत दे रहा है हमें। एंड येट ही पेल्ट्स हिज फ्रेश सॉन्ग, फिर भी वो अपनी जो एक तरह से उसका जो संगीत है उसकी तरोताज़गी को महसूस करता जाता है और हमें देता जाता है। एंड स्पेंट ऑल देयर इज़ नथिंग लेफ्ट, सब दे देता है वो, उसके पास कुछ नहीं बचता है। द स्काईलार्क गोज अप सो हाई, इतना ऊंचा चला जाता है, एंड अवे, दूर चला जाता है, दैट वी कांट सी हिम बट द म्यूजिक इज़ हर्ड, और संगीत सुनाई देता रहता है। लेकिन जब वो बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है तो संगीत की आवाज़ आनी बंद हो जाती है। देखिए इम्पॉर्टेंट लाइन है, काफ़ी सारी इसमें इनोवेशन है इसके अंदर, मैं आपको बता रही हूँ। देखिए लाइन 6 और 7 तो बिल्कुल क्लियर है अपने अर्थ में। लाइन 6 और 7 के अंदर मेटाफर का प्रयोग किया गया है, लेकिन वो मेटाफर क्लियर नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है। द डिफ़िकल्टी अराइजेज, तुलना करिए ना, उसकी बता रहे हैं कि परेशानी जो है वो उत्पन्न हो रही है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को अभी हम यहीं समाप्त करते हैं।